एक्चुअली हम लोग 28 फरवरी का पूरा रेपिटेशन देख रहे हैं। वही किस्म के अमेरिका के हमले, इनफैक्ट पहले से हमले कम है। मतलब तेहरान और कोम और वो सब शहरों पे नहीं हो रहा है, सदर्न कोस्ट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। मगर सदर्न कोस्ट की भी बात बता दूं, क्योंकि अभी मेरे एक दोस्त साउथ अफ्रीका के इंडियन ओरिजिन के हमारे मिस्टर पटेल करके है, जो गए थे। उन्होंने कहा कि वहाँ के अस्पताल, वहाँ के पार्क्स, वहाँ के स्कूल साउथ में भी अटैक हो रहे हैं। तो ये पूरा जो अमेरिका का हमला है वो सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एसेस पे नहीं हो रहा है, मगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, वो जितना भी ये हमला कर ले, मतलब ये 5 महीनों की जो हम लोग ने जो पूरी मिलिट्री अटैक्स और पॉलिटिक्स देखी है, उससे ईरान कोई पीछे हटने वाला नहीं है। और तीसरी बात यह है कि आई थिंक इवन द कोस्टल एरियाज, बहुत सारा ईरान की जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एसेट्स है वो भी वहाँ टनल्स में अंडर वाटर बहुत कुछ है, जहाँ अमेरिका पहुंच नहीं पा रहा है। क्योंकि अभी 1-2 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि जो भी शिप्स ये इसको तोड़ने की कोशिश करी, इनफैक्ट यूएई के और सऊदी के बड़े टैंकर्स वहाँ आ गए, यूएई के बड़े टैंकर्स आ गए थे, सुपर टैंकर्स। अमेरिका ने भेजे थे उनको वो टेस्ट करने के लिए, तो ईरान ने हमला कर लिया था। तो आई थिंक ये प्रोट्रैक्टेड वॉरफेयर इसी प्रकार से चलेगी। ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिका के पास भी बमबारी की कुछ सीमाएं है, लिमिटेशंस है, वो लगातार सीएनएन में रिपोर्ट आ रहे हैं। और एक्चुअली ये जो एमओयू जो साइन हुआ था 17 जून का, वो पॉइंट नंबर 5 को वापस पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। बेसिकली इट क्लियरली स्टेटेड, मतलब ये जो शब्द है सॉवरेन राइट, वो सॉवरेन राइट ईरान का है, वो ट्रंप ने 17 जून को साइन कर लिया था। ठीक है। और 60 डेज तक वो कोई फीस चार्ज नहीं करेगा, वो बात आई थी। और उसके बाद जो भी एक ट्रांजिट फीस वगैरह होती है वो करना चाहे तो ये सब तो वो एमओयू में ट्रंप ने साइन किया था। मगर एमओयू साइन करने का मतलब ये था कि उस दौरान अमेरिका वीक हो गया था और उसने वो सरेंडर डॉक्यूमेंट है, एक्चुअली वो अग्रीमेंट नहीं है, एमओयू है। मगर वो एमओयू पे भी अमेरिका का साइन करना ये बहुत बड़ी बात थी। और हम लोग ये भी समझ लो कि कुछ चंद महीनों में अमेरिका के चुनाव आ रहे, मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे, और ये जितना आगे जाएगा मिड टर्म के तरफ, ट्रंप को तकलीफ होगी। और कल ही जो एक वोटिंग हुई है अमेरिकन सेनेट में, जहां ये वॉर के लिए फंडिंग की बात है, तो डेमोक्रेट्स जीते 50-46। तो वो ट्रंप उसको मैनेज नहीं कर पाया। तो बहुत सारी राजनीतिक दिक्कतें ट्रंप के लिए आ रही है, और वो कुछ भी बोलते रहे, क्योंकि वो 50 बार बोल चुका है कि मैंने इनको हरा दिया और हम लोग जीत चुके हैं और मैंने उनको बर्बाद कर दिया। ये सब इनकी रेटोरिक चल रही है। ईरान में 47 साल से वो लोग ये सैंक्शंस को झेल रहे हैं। उन्होंने इराक के सामने जो वेस्ट ने एक और सऊदी वगैरह ने जो इन्फोर्स की थी जंग, वो अकेले लड़े थे। अब भी वो उनमें वो क्षमता है, वो लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार है। और अमेरिका को लगता है कि सिर्फ बमबारी से वो ईरान को झुका देंगे तो गलत बात है। अगर ईरान को आना ही है तो उसको फाइनली जमीन पे आना होगा। खर्ग आइलैंड भी लेने की ताकत भी रखते हो। तो आगे की कुछ टाइम में देखते हैं कि वापस ये वो लोग टेबल पे बैठेंगे, अमेरिका पीछे हटेगा, ईरान पीछे हटेगा नहीं, वो तो बात स्पष्ट है। एग्जैक्टली यही एक सवाल जो पूरे विश्व में पूछा जा रहा था कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी, क्योंकि जब लगा कि टेबल पे आने के बाद एक एमओयू साइन हुआ, उस एमओयू का सबसे बड़ा जो विरोध किया गया, फिर उसको एक तरीके से कंडेम किया गया, वो इजराइल से किया गया था। अमेरिका, यूएस में डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी, उसमें एपैक का इतना बड़ा महत्व, उस सारे गुटों ने अपना प्रेशर बनाना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया था। और आज एक तरीके से जो बिल सर ने जिसका जिक्र किया था कि 1.5 ट्रिलियन का जो फंडिंग पेंटागन को मिलने वाली थी, उसको भी डेमोक्रेट्स ने मिलकर डिफीट किया। हालांकि ये बिल जो था वो थॉमस मैसी, रिपब्लिकन, मतलब ट्रंप के खुद के पार्टी के सेनेटर ने सामने रखा था। इसमें सबसे बड़ी एक ये भी बात थी कि इजराइल और यूएस की फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस में मच बेटर कोऑपरेशन का एक क्लेम भी था, उसको भी एक तरीके से डिफीट किया गया। मिड टर्म्स की बात सर ने की। सर, अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ ग्लोबल ट्रेड, बाकी देशों से, गल्फ कंट्रीज से अमेरिका के ऊपर बढ़ता हुआ एक तरीके से दबाव, और इजराइल की अपनी प्रायोरिटीज, इसके बीच में बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन अमेरिका के लिए क्या हो सकता है? क्योंकि जैसे आपने कहा, ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान के लिए ऐसा तो बिल्कुल दिख रहा है कि जो भी एमओयू साइन होंगे, जो भी एक फाइनल एग्रीमेंट साइन होगा, वो काफी बेटर होगा वॉर से पहले वाला ही।
क्योंकि उनके सैंक्शन रिलीफ मिल सकता है, फंड्स जो फ्रीज हुए थे वो रिलीफ हो सकता है, और हॉर्मूज पे इससे पहले जो क्लियर राइट नहीं था वो भी मिल सकता है। तो अमेरिका के लिए एक एग्जिट रैंप वे कौन सा हो सकता है और किस तरीके से, कौन से पॉइंट्स पे वो खुद का एक तरीके से बचा कुचा ईमान बचा सकते हैं? फिरोज जी। अच्छा, मुझे बोल दो। मेरे से बोल जी रहे हैं? नहीं, वो एक्चुअली देखिए बिल्कुल, फाइनली सिरोही सर आपके पास आ रहे हैं। हाँ, वही बोलो स्टेरॉइड। ओके हुश। हाँ बोलो। ओके, देखिए अभी आपने जो है ये बताया है, प्रॉब्लम है, इजराइल की तरफ से प्रॉब्लम है। उन्होंने जो है इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का खंडन किया था, जिसमें जेडी वांग साहब को बड़ी नाराजगी हुई थी, और उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर मैं इजराइल की कैबिनेट में होता तो मैं ऐसे बयान नहीं देता, नंबर वन। बिल्कुल। नंबर टू जो है, उन्होंने अब जो है जो डोमेस्टिक प्रेशर है वो पॉलिटिकल प्रेशर दबा के है, क्योंकि हर दफे जो है कुछ ना कुछ जो भी बिल आता है उसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की पार्टी उसमें हार जाती है, जबकि स्पॉन्सर वही करते हैं, जैसे अभी बिल का आप जिक्र कर रहे थे। तो पॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले नवंबर में, जुलाई आ चुका है, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने हैं। तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक रैंप ऑफ जो है एग्जिट चाहिए, जो उनको कोशिश की थी 17 जून को साइन करने का, लेकिन जब 17 जून को साइन हुआ था तभी सब दुनिया को, एनालिस्ट को ये पता था कि ये जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये कामयाब नहीं होना है, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट मेन थे। एक ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिसका जो है आर्टिकल 5 के ऊपर जो है दोनों का मतभेद है, समझने में, लैंग्वेज को समझने में मतभेद है। ईरान सोचता है कि हमारी सॉवरेन राइट मिल चुकी है, जो अमेरिका ने हमको बोला है कि आप जो है इसका फैसला करें ओमान के साथ मिलके। तो उन्होंने ये सोचा कि ये हमने फैसला कर लिया, इसलिए इन्होंने अपना एक डेडिकेटेड रूट जो है तय किया है, जो कि ईरान की कोस्टल लाइन से चलता है। तो ईरान चाहता है कि जितने भी शिप्स वहां से जाएं वो सारे उसी रूट से जाएं, ताकि ईरान उनको कोऑर्डिनेट करे। तो ईरान को तो जो जो हिंदी में कहते हैं नंबरदारी मिल चुकी है, अब उसको तो आप छीन नहीं सकते हैं, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रिएट करी हुई है, 27 फरवरी को इंटरनेशनली ये वाटर्स बिल्कुल जो है नेविगेशन के लिए खुले हुए थे, हर जहाज जा सकता था, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट की है हमला करके। तो इस प्रॉब्लम को दूर तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ही करनी होगी। अब कैसे करेंगे, प्रॉब्लम आती है। दूसरा है इसराइल का लेबनान से हटाने का, उसमें भी जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब विफल रहे हैं, क्योंकि इसराइल जो सिक्योरिटी जोन है 10 किलोमीटर का, उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है अगर वो पीछे हट जाते तो हिजबुल्लाह दोबारा फिर जो है जो नर्दर्न विलेजेस हैं, नर्दर्न सेटलमेंट्स है इसराइल की, उनके ऊपर फिर रॉकेट दागना शुरू करेगा। तब सवाल ये आता है कि इस जो आगे चल रहा है इसका अंजाम क्या होगा, या किस तरीके से इस जो लड़ाई है इसकी दिशा और दशा क्या होगी। अभी इसमें क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये प्रॉब्लम क्रिएट की, तो दूर तो उनको करनी पड़ेगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप से ये सोच रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके जो है आप ये पुलों को, उनकी जो एनर्जी साइट्स को तबाह करके अगर आप ईरान को जो है सैंक्शन लगा के अगर घुटनों पे ला सकते, तो आप बिल्कुल नहीं ला पाएंगे। आप 10 साल तक बमबारी करते वो नहीं होगा। अगर आपको ये यकीन करना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आपने खोलना है, और जो आपकी जिम्मेवारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अमेरिका की इसको खुलवाने, क्योंकि अमेरिका के हमले से ये बंद हुई है, तो उनको अपने ट्रुप्स को ग्राउंड पे उतारना पड़ेगा, कोस्टल एरियाज को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, और उसके बाद वहां पे यकीन करना पड़ेगा कि जितने भी वहां पे ड्रोन या शॉर्ट रेंज मिसाइल साइट्स हैं उनके ऊपर कब्जा करने का, तभी आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है ये कह सकते हैं कि हम इसको खोल देंगे। आपको लड़के खोलना पड़ेगा, आप जो है रेटोरिक करके, आप बयानबाजी करके आप इसको नहीं खोल सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्टेट ऑफ हॉर्मुज की चाबी ईरान को ऑलरेडी अपनी मर्जी से आपने सौंप दी है, जल्दी में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके। तो अब वो चाबी आपको कभी वापस नहीं देगा ईरान, और अगर चाबी आपको लड़नी है तो आपको जो है कुर्बानी देनी होगी, आपको फौज को उतारना पड़ेगा। आपकी इतनी मिलिट्री माइट है, आप ईरान के अंदर घुसिए, नाटो कंट्रीज को बोले कि आपके साथ कोऑपरेट करे, तो आप खोल सकते हैं, अदरवाइज अमेरिका विल नेवर बी एबल टू ओपन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज एज इट वाज ऑन 27 फरवरी। जी बिल्कुल, इसी सवाल को लेकर चलते हैं फिरोज सर के पास। सर, समाधान वाले सवाल पर आपका क्या जवाब होगा? नहीं, बेसिकली स्टेरॉइड इज टोटली राइट।
नंबर वन एक्चुअली 27 फरवरी के पहले हॉर्मुज खुला था, हॉर्मुज की कोई दुनिया में चर्चा नहीं थी। तो ट्रम्प आज जो बोल रहे हॉर्मुज खोलो, भाई तुमने जंग करके इसको बंद करवा दिया है। और एशिया ज्यादा परेशान है क्योंकि उसमें अमेरिका का कोई स्टेक नहीं है। 90% यहाँ का ऑयल गैस जाता है एशियाई मुल्कों को, मेजर चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, हम लोग के बायर है। हम लोग ज्यादा सफर हो रहे हैं। यूरोप को भी यहाँ से 5 to 7% जाता है। तो कुछ एक्चुअली अमेरिका का कोई स्टेक नहीं है। दे नीड टू गेट आउट ऑफ हियर, नंबर वन। और यहाँ जो ओमान और ईरान ये जो एमओयू में जो क्लियर कट स्पष्ट रूप से मैं खाली पढ़ लूँ, Iranian sovereign administration over the Strait of Hormuz with only a 60-day free passage waiver। मतलब sovereign administration over the Strait of Hormuz लिखा है। इसमें कोई मतलब दो समझ की बात ही नहीं है। जो लिखा है स्पष्ट रूप से लिखा है। And ये 60-day free passage after which Iran begins collecting transit fees from every commercial ship। इसमें क्या समझ में दो बात सकती है। मगर ट्रंप ने कौन सी बेबसी में साइन किया है, क्योंकि ये एमओयू जब साइन हुआ था, couldn't believe he signed it। ओके, तो और उसके साथ जो उन्होंने कहा कि देखिए पॉइंट क्या है कि इजराइल इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये एप्स्टीन फ्यूरी, मतलब ये एपिक फ्यूरी वॉर नहीं थी, एप्स्टीन फ्यूरी वॉर है। ट्रंप टोटली ब्लैकमेल हो रहा है। आज की एक रिपोर्ट आई कि एक औरत को उसने जो बलात्कार किया था उसको आज $5.6 बिलियन करके उस मैटर को सेटल किया है। एक सिटिंग प्रेसिडेंट आज भी ये सब सेटलमेंट कर रहा है। आप सोचो कि ये देश के क्या मॉरल कैरेक्टर है। दूसरी बात की जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल इज इन द ग्रेटर इजराइल मोड। वो गाजा में आज भी मैसेकर कमिट कर रहा है, बच्चों को मार रहा है। लेबनान का सदर्न पार्ट्स को ऑक्यूपाई करके बैठा है, सीरिया के सदर्न पार्ट्स को लेकर बैठा है। सिंपल बात है, यूएन के जो रेजोल्यूशन है इस पे इजराइल कभी तो कुछ एडियर करे। आज ही ट्रंप का बयान आया है कि इजराइल को लेबनान और सीरिया से हटना चाहिए। वो खाली बयान देता है, वो कुछ उसके बारे में तो कुछ करता नहीं है। ओके, तो एक प्रॉब्लम है अक्टूबर में आने वाला नेतन्याहू का चुनाव, जो वॉर पे वॉर कर रहा है, ताकि क्योंकि आज भी अगर आप देखोगे जो फिगर्स आ रहे हैं वहां से, पोलिंग फिगर्स, नेतन्याहू अक्टूबर का चुनाव हार रहा है। ओके, उसकी बीवी ने डिमांड किया है कि हम लोग अगर नहीं भी रहे तो हमको 5 साल तक हमको सिक्योरिटी चाहिए। वो तो समझ ली कि वो लोग हार रहे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है नेतन्याहू का पॉलिटिकल सर्वाइवल, जिसका कारण गाजा का वॉर, ये ईरान, हम लोग ये सब बातें समझ रहे। समाधान सिंपल बात है, अमेरिका को यहाँ से निकलना होगा। हॉर्मुज से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो इस इलाके से अपने मिलिट्री बेसिस, नेवल बेसिस पैकअप करे, क्योंकि वो प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं दे रहा है किसी को। उसके होने से वहाँ और प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं। और वेस्ट एशिया जो इलाका है, जैसे यूरोप ने अपना खुद का डिफेंस की जिम्मेदारी लेता है, वेस्ट एशिया खुद अपनी डिफेंस की जिम्मेदारी ले। और वेस्ट एशिया और साउथ एशिया, इंडिया के साथ, और ये जो हम लोग का रीजन है, वो हम लोग आपस में और भी मिलजुल कर इस इलाके को संभाले। मगर अमेरिका को यहाँ से भी निकलना होगा। अमेरिका और नेटो, यूएई का भी दूरी बढ़ रहा है। कोई नेटो आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कितना इमोरल वॉर है। इसी वॉर्स में पहले भी इनको इराक में भी लेके गए थे, अफगानिस्तान में लेके गए थे। अभी यूरोप भी इन वॉर्स में आने के लिए तैयार नहीं है। और इजराइल, जी बिल्कुल, एक तरीके से अंकारा के समिट के बाद तो ये बात और क्लियर हो गई थी कि नेटो नेशंस आर नॉट रेडी। वो नहीं रेडी है बिल्कुल भी स्टेप इन करने के लिए इस पूरे ईरान के फसाद में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो सर ने यहाँ पर मेंशन की थी कि इजराइल में जल्द ही चुनाव आने वाले हैं। उन चुनाव में कल की सेनेट में नेतन्याहू को सारे पक्षों ने मिलकर बू किया था। एक तरीके से उनकी प्रताड़ना हर जगह पे शुरू हो गई है, वो ऐसा खुद कह रहे हैं। दूसरी तरफ जो उनकी पत्नी सिक्योरिटी की मांग कर रही है, उनके बेटे ने जस्ट कुछ महीने पहले अपना नेम चेंज कराया है। यार नेतन्याहू ने अपना नेम चेंज कराया और नेतन्याहू ये नाम अपने एक तरीके से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से हटाया। दूसरी तरफ बेन-गवीर को यूएस में वीजा डिनाई किया जा रहा है। एक तरीके से जो इजरायली फिगर्स इससे पहले वर्ल्ड सिंपैथी पा रहे थे, अब कहीं ना कहीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उनको उनके गाजा का जो उनका रवैया था, गाजा में जो मिलिट्री ऑपरेशंस थे, उसके लिए उनको सवाल पूछे जाने शुरू हो चुके हैं। अब इसी वजह से एक लेटेस्ट रिपोर्ट या पोलिंग जो यूएस से आई थी, उससे यह भी पता चल रहा है कि अमेरिकन मुस्लिम्स में हमास के लिए सपोर्ट का परसेंटेज अब वेल अबव 40% हो गया है। एक तरीके से वॉर के बाद यूएस में सेंटिमेंट इजराइल के लिए काफी बदल चुका है। और जो प्रेसिडेंट ऑफ पीस, ट्रंप ने खुद को प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहा था, वही प्रेसिडेंट अमेरिका को फिर एक बार वॉर में पुश किए जा रहे हैं। एक सिरोही सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी
आज ही एक तरीके से चबाहार पोर्ट में अमेरिका ने फिर से अटैक्स वगैरह किए। चबाहार पोर्ट और उसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जैसे आज वहां का वॉच टावर उड़ाया गया, वहां के ईरान ने कहा कि वहां पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूएस बार बार टारगेट कर रहा है, वो भी फ्रेंडली नेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट टारगेट्स को कर रहा है। तो इंडिया के लिए या फिर एक तरीके से बाकी देश जिनके ईरान में स्टेक्स है, उनके लिए इस बात से कितना एक इंपॉर्टेंस की बात है कि बार बार अगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर यूएस टारगेट करेगा तो उसमें उनका इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं रूइंस में उनको देखने को मिलेगा। बिल्कुल अभय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अगर आप देखें कि भारत के जो निवासी हैं वो मिडिल ईस्ट में बहुत लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, वहाँ पे वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ से रेमिटेंस जो है भारत सरकार को बहुत ज्यादा रेमिटेंस, मेरा ख्याल दुनिया में सबसे ज्यादा अगर रेमिटेंस किसी को है तो भारत सरकार को मिलता है। तो मिडिल ईस्ट में जो भी हरकत हो रही है उसमें भारत के ऊपर प्रभाव पड़ता है, रेमिटेंस का भी प्रभाव पड़ता है, ऑयल गैस का पड़ता है, फर्टिलाइजर्स का पड़ता है, सल्फर का पड़ता है, एल्यूमिनियम का पड़ता है। अब कितनी चीजें हैं जो कि हम वहां से इंपोर्ट करते थे। और अब जहां तक सवाल चाबार फोर्ट का, चाबार फोर्ट में जो है इंडिया का तकरीबन $10 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट है, और उसमें जो है ये एक बहुत ही अहम जो है भारत सरकार के लिए एक बहुत ही अहम अचीवमेंट थी कि ईरान में चाबार फोर्ट को जो है वहां पे उसको डेवलप करने से, ताकि उससे क्या था कि हम अफगानिस्तान से डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट हो सकता था। हम जो नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है जो कि रशिया से लेके नीचे तक है, उससे हमारा जितने सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती, उनके साथ हमारा जो है बायलैटरल ट्रेड बढ़ता, तो उसका असर भी भारत के ऊपर पड़ रहा है। तो ये चीजें भारत के ऊपर जो सी फेयरर्स हैं, जो हमारे जो नागरिक हैं जो शिप्स को चला रहे हैं, उनको वो मारे जा रहे हैं, शिप के कंटेनर्स को मारे, तो ये भारत के ऊपर बहुत ज्यादा असर है। और इसीलिए भारत ने जो है कल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उनके जो है ईरान के जो है डिप्लोमेट को बुलाया था और उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में जो है प्रोटेस्ट किया कि आप जो है हमारे जो नागरिक हैं उनके ऊपर उनको आप मार रहे हैं। तो मेरे को लगता है भारत के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो लेकिन अब सवाल इस चीज का उठता है कि जैसे पहले आपने पूछा था कि इसका मतलब आंसर क्या है, तो इसका आंसर अब जैसे फिरोज साहब ने बोला है कि अमेरिका को जाना पड़ेगा, तो अगर अमेरिका चला जाएगा यहाँ से और अपने जो बेसिस को उठा के ले जाएगा, तो क्या अमेरिका ये करके अपनी छवि को जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा? क्या अमेरिका के आने वाले समय में लोग डोनाल्ड ट्रंप साहब को गाली नहीं देंगे कि जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते थे, वो अमेरिका को ग्रेट किया, ही हैज मेड अमेरिका वर्स्ट। तो मुझे लगता है कि ये इतना आसान डिसीजन नहीं होगा किसी भी प्रेसिडेंट के लिए कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऐसे ही छोड़ के चले जाए, अमेरिकन को बेसिस ले जाए। तो उससे तो मुझे लगता है कि वियतनाम से भी बुरी जो है हार मानी जाएगी दुनिया की नज़रों में। और जो दुनिया में उसका अमेरिका का जो क्रेडिबिलिटी है और दुनिया की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, इसका मतलब इंस्पाइट ऑफ बीइंग ए मोस्ट पावरफुल मिलिटरीली देश जो है, एक वो देश जिसके ऊपर 47 साल से सैंक्शन लगे हुए थे, उस देश से हार के चला गया। तो मेरा ख्याल दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, चाहे वो बिल उनका फेल हो जाए, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ होगा। और इसको जो है अमेरिकन बेसिस अगर यहाँ से चले जाते तो मिडिल ईस्ट में पूरी जो पावर इक्वेशन है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे जो है वर्चस्व की लड़ाई रहेगी, सऊदी अरेबिया बनेगा, इजराइल क्या करेगा, बाकी जो गल्फ कंट्रीज क्या करेंगे, ईरान करेगा। तो मुझे लगता है ये डायरेक्ट हार होगी अमेरिका के लिए। और मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन पब्लिक भी या अमेरिकन मिलिट्री भी इस चीज को एक्सेप्ट करेगी। तो ओनली आंसर इज कि या तो जो है बातचीत करके इसको सॉर्ट आउट किया जाए, और अगर बातचीत करके सॉर्ट आउट नहीं होता है तो देन द ओनली ऑप्शन अवेलेबल कि कोस्टल लाइंस के ऊपर हमला करेंगे, ब्रिंग योर ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड। और उसके बाद जो है ईरान के अंदर जाके आप, जैसे इजराइल ने एक सिक्योरिटी जोन बनाया, मेक ए सिक्योरिटी जोन अलोंग द कोस्टल लाइन ऑफ ईरान, जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, एंड मेक श्योर नथिंग इज फायर्ड ऑन द शिप्स। इतना आप कर लोगे, बाकी आपको पूरे ईरान को बर्बाद या ईरान के ऊपर कब्जा करने की जरूरत नहीं है। मेक ए सिक्योरिटी जोन, और उसके बाद आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तो अमेरिका को खोलना पड़ेगा। नहीं तो अमेरिका का जो पूरी दुनिया में जो है, अमेरिका का जो अब तक जो उनका जो एक पावरफुल कंट्री के नाम से जाना जाता था, वो नहीं जाने जाएगा। और उसके बाद अमेरिका को पुतिन भी आंख दिखाएंगे, चाइना भी आंख दिखाएंगे, और बाकी देश भी आंख दिखाएंगे। जी।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.